नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम आज ना किसी मुद्दे पर बहस करने आई है और ना ही कहीं कोई सी बड़ी खबर लेके आए हैं। आज हम आए हैं वॉइस ऑफ एमपी गरज क्षेत्र और साथ ही बात की जाए तो नीमच विधायक माननीय दिलीप सिंह परिहार जी के यहाँ पर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जीवन परिचय पे बात करें, किस तरीके से उन्होंने छात्र राजनीति से किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी राजनीति शुरू की थी और उसके बाद जो है आज मैं यहाँ तक पहुँचे। इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, इस पूरी जीवन परिचय पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। वे खुद जो है विधायक जी को बेहद करीबी से उन्होंने देखा है, उन्होंने राजनीति को देखा है और आज तक ना जाने यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको बेहद करीबी से वे जानते हैं। उनसे बात करते हैं। मुस्तफा जी, किस तरीके से माननीय विधायक जी आज छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मानते हैं किस तरीके से उनकी सफलता रही है और किस तरीके से सफलता के बीच में किस तरीके की अड़चनें भी उनके सामने आई होगी? देखिए, दिलीप जी की यदि बात करें तो उनकी राजनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है और दिलीप जी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा जो है संगठन के काम में निकला है। छात्र राजनीति की बात से पहले मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी पे चौराहा है फुवारा चौक, यहाँ पे पशुपतिनाथ चाय की एक होटल है, वो अभी भी है। एक दिन रात को 8:30-9 बजे जब उस होटल पे मैं खड़ा था तो इतने में दिलीप बापू और उनके बाल सखा नाना विश्वकर्मा वहाँ आए। उनके पास सुजुकी मोटरसाइकिल थी और यही ठंड का वक्त था और दोनों ने मोटरसाइकिल वहाँ रोकी और उनकी मोटरसाइकिल पे जो थैला लगा था उस पे काफ़ी पत्थर भरे हुए थे। तो दोनों ने कहा कि हम बजरंग दल की बैठक लेने गांव में गए थे, वो मनासा तरफ गए थे। चूँकि 25 साल 30 साल पहले की घटना है, जब सड़कें बड़ी ख़राब हुआ करती थी, रास्ते जो है सिंगल पट्टी रोड थी और अक्सर रात को ये डर बना रहता था कि कोई लूट लेगा। तो दोनों जब बैठक लेके गांव से लौट रहे थे तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पे पत्थर रखे हुए थे। उसके बाद वहाँ खड़े रहकर हम लोगों ने चाय पी। तो ये दिलीप बापू का वो ज़माना था जब वो मोटरसाइकिल से गांव-गांव में बैठ के लेते थे। ख़ास तौर पे हिंदूवादी संगठनों का काम करते थे, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का और संघ से जुड़े थे। तो बिना साधनों के अभाव में उन्होंने अपनी जो है संगठन का काम शुरू किया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। तो एक वो ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी का वो जलजला नहीं था जो आज दिखाई देता है। जैसा कि आज नीमच से दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है, वैसा वो ज़माना नहीं था। उस समय कहा जाता था कि चने खा के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, संघ का कार्यकर्ता काम करता है। तो ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में दिलीप बापू ने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया। गांव धाड़ी उनको मैंने घूमते देखा है, उनको बैठ के लेते देखा है। तो एक शुरुआत की बात की जाए तो नीमच सिटी उपनगर, जहां के वो मूल निवासी हैं और वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की। नीमच सिटी की बात की जाए तो नीमच का उपनगर है, तो वहाँ के उस सिटी के मोहल्ले से उन्होंने संगठन का काम शुरू किया। तो आप ये देखिए कि आज वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीनियर विधायक है, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे, जिलाध्यक्ष रहे और आज अभी इस समय तीसरी बार के वो विधायक है। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो अधिकतर देखा गया है कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है। आपको कोई ऐसा सीन उनकी आपने बहुत करीबी से देखा, उनकी राजनीति को भी देखा, तो ऐसा कोई सीन आपके जहन में हो कि वे आक्रोशित दिखे हों, ऐसा कोई सीन? नहीं, आम तौर पे जब भी हम अगर विधायक दिलीप बापू की बात करें तो वो खुश मिजाज इंसान है और मैंने उनको जब भी देखा वो किसी छोटी मोटी बात पर उनको बुरा मानते नहीं देख रहा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जनहित की बात आती है, जब आम जनता के मुद्दों की बात आती है, जन समस्या की बात आती है, तो मैंने उनको बजरंगी बनते देखा। तब उनमें
बापू का बजरंगी रूप नज़र आता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जब वो उनको लगा कि प्रशासन के अंदर उनकी बात को नहीं सुना गया या जनहित के किसी मुद्दे को यदि उन्होंने पैरवी की और यदि उसको नहीं लिया गया तो उस पे मैंने उनको नाराज़ होते देखा, उनका बजरंगी रूप देखा। लेकिन यदि जहाँ तक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पब्लिक के बीच में हमेशा मैंने उनको हंसता मुस्कुराते देखा और किसी की बात का कभी बुरा नहीं मानते। लोग उनके करीब में खड़े रह के शिकवा शिकायत करते नज़र आते, नाराज़गी व्यक्त करते नज़र आते, लेकिन मैंने ये देखा कि वो कभी लोगों पे कभी झल्लाना और कभी गुस्सा करना जैसा मैंने उनके साथ कभी नहीं देखा है। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो हम कई फ़ोटो भी यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें एक फ़ोटो उनका फुटबॉल के साथ है। तो क्या किस खेल को ज़्यादा पसंद करते थे, किस तरीके से उनका खेल के प्रति जो है उनका रुझान है? नहीं, फुटबॉल की यदि बात की जाए तो बापू जो है फुटबॉल के खिलाड़ी रहे और प्लेयर रहे और छात्र राजनीति से ही वो बेहतरीन खिलाड़ी रहे। नीमच में उनको फ़ुटबॉल खेलते देखा, नीमच सिटी के अंदर उनको फ़ुटबॉल खेलते देखा और अभी भी उनका जो वो खिलाड़ी मन है, जिस समय वो जाग जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि सुबह के वक्त विधायक दिलीप बापू ट्रैक सूट पहनकर और उनको खेलने ग्राउंड चले जाते हों, घूमने चले जाते हैं और मॉर्निंग वॉक उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो अपनी दिनचर्या के अंदर कभी भी मॉर्निंग वॉक करना नहीं भूलते हैं। नवीन जी। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि वे फुटबॉल और दिनचर्या को लेकर वे नहीं बोलते, तो छात्र राजनीति भी आपने उनके बेहद करीबी से देखा है। तो क्या माना जाए किस तरीके का उनका रहन सहन था उस समय जब छात्र ने राजनीति शुरू की उन्होंने? देखिए, सही बात देखी जाए तो दिलीप बापू उपनगर नीमच सिटी में थे और नीमच सिटी की अगर यदि बात की जाए तो वहाँ एक चूँकि वो डिग्री कॉलेज के करीब पड़ता है और ये सभी जो लोग थे ये तमाम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे और वहीं पे फ़ुटबॉल भी खेला करते थे। नीमच सिटी की अपनी एक फ़ुटबॉल की टीम भी होती थी। तो उसी समय से जो नौजवान है, जो युवा है, उनके अंदर उनकी एक खासी पेट थी, चाहे वो उनके खेल के लिए कही जाए या और कारणों से उनके आचार व्यवहार को लेकर। तो धीरे धीरे नवीन वो संगठन के अंदर जुड़े और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में आए और उसके बाद उन्होंने आरएसएस से वो जुड़े। आरएसएस से शुरुआत से ही जुड़े रहे, फिर वो हिंदूवादी संगठनों के से जुड़ गए जहाँ वो काम करने लगे और एक एक सीढ़ी चढ़ते चले गए और जैसा कि कहा जाता है चरे वेती तो आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए। जी नवीन। मुस्तफा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आज वे इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अगर बात की जाए तो उनके पारिवारिक की बैकग्राउंड की बात की जाए, किस तरह का परिवार का बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से उनका परिवार का बैकग्राउंड उनको सपोर्ट करता था? तो क्योंकि आप तो बेहद करीबी से और आपके वे दोस्त भी रहे हैं साथ ही आपने, और उन्होंने जो है उन्होंने राजनीति शुरू की तो आपने पत्रकारिता शुरू की, तो आप कितने करीबी जानते हैं उनका राजनीतिक बैकग्राउंड के साथ उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? देखिए, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं कि दिलीप बापू की यदि बात की जाए तो उनका खासा अच्छा परिवार है और वे पारिवारिक भी रहे लोगों से। उनके काफ़ी परिवार एक जिसे कहते हैं एक फैमिलियर राजनीतिक, लेकिन यदि उनकी राजनीति की बात की जाए तो वो शुरू से ही एक जुनून था उनमें, मतलब संगठन के काम करने का, संघ के शाखाओं में जाने का और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अंदर काम करने का। तो सही मायने में यदि देखा जाए तो उनका जो अपना सेवा कार्य था, जो उनका इस संगठन को लेके जो काम करने का एक जज्बा था, एक जुनून था, तो परिवार अपनी जगह था, वो अपना काम अपनी जगह करते रहे। चाहे राम मंदिर की बात करें, जब शिला पूजन हो रहा था तब वे संगठन में सक्रिय थे। जब कार सेवक होके वो अयोध्या गए तो इस तरह से संगठन की जो भी जवाबदारी, जो भी जिम्मेदारी उनके सामने थी, तो सही मायने में तो देखा जाए कि अपने इस कार्य के अंदर दिलीप बापू एक तरह से परिवार को भुला ही बैठे। वो केवल और केवल उनको रात और दिन संगठन ही दिखता था
और जब मैं आपको सन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 10वां साल था मध्य प्रदेश में, तो मैं और दिलीप बापू नीमच में, आपको पता होगा टेलीफोन एक्सचेंज के यहाँ मिश्रा चाय वाले की एक होटल है, वहाँ पे जो फर्शी है उस फर्शी पे हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। तो हम दोनों ने बात करते हुए मैंने कहा कि बापू आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुस्तफ़ा भाई अपने को टिकट कौन देगा। और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने ये भी कहा कि 1500 रुपये महीने की जो नौकरी थी वो भी चली गई, जो हाउसिंग बोर्ड के अंदर करते थे। लेकिन आप देखिए कि वही एक समय था जब कप्तान सिंह सोलंकी संगठन महामंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, और उसी दौरान उनको पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और वो विधानसभा चुनाव लड़े और वो जीते। और जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह के 10 साल के बाद, तो वो विधानसभा में उस समय विधायक की हैसियत से शामिल हुए। तो एक वो दौर था। तो उस तरह से उन्होंने अपनी दिलीप बापू ने अपनी शुरुआत की और धीरे 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 करके आज वो इस मुकाम पे आए। और आज भी उनका ये तमाम जो मैं उनको देखता हूँ कि जैसा उनको हम पहले देखा करते थे, छात्र राजनीति में देखा, संगठन का काम करते देखा, आज सीनियर विधायक होने के बावजूद उनका वो सिस्टम, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों के बीच जाने का तरीका, काम करने का तरीका यथावत है, कुछ भी नहीं बदला। तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, कभी उनके ऊपर वो विधायकी हावी नहीं दिखी, कभी ऐसा नहीं लगा कि बापू बड़े हो गए। आज भी बापू वैसे ही है जैसे छात्र राजनीति में थे, जैसे फुटबॉल के मैदान में थे, जैसे संघ की शाखा में थे और जैसे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में थे। वे इतनी ही आत्मीयता से आज भी लोगों से मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए नवीन। मुस्तफा जी, आपने 2 नाम बताया, बापू और बजरंगी, तो क्या माना जाए उनके कद और पद के साथ धीरे धीरे जो उनका नाम भी जो है जनता अपने रूप से रखने लग गई? जिस तरीके से आपने बजरंगी कहा, बापू कहा, तो क्या ये नाम उस नाम पहले ही थे उनकी छात्र राजनीति में या फिर बाद में नाम आए सामने? नहीं, चूँकि क्या है कि वो राजपूत परिवार से आते हैं, तो उसी के कारण जो है उनका उपनाम बापू पड़ा। और दूसरी ख़ास बात यह है कि चूँकि जो बजरंग दल में काम किया और जब जिस तरह से जो जनहित के मुद्दों पे या जिस तरह के जो मामलों पे वो जब आक्रोशित होते हैं, तो उनको जो है उनके इस रूप को ये इस तरह से कहा जाने लगा कि ये बापू का बजरंगी रूप है। क्योंकि बापू हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन जब जनहित के मुद्दों पे उनको आक्रोश में देखा तो उसको ये कहा जाने लगा कि ये बापू का बजरंगी रूप है बापू। तो ऐसे उनका ये उपनाम धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते चले गए। और जैसा आपने देखा भी होगा कि जब कोई राजनीति में होता है तो उसके अपने काम करने के तरीके, उनकी अपनी स्टाइल, उनकी बोली चाली, उनके अंदाज़ बयां को लेके कुछ चीज़ें उनके साथ जुड़ती जाती है, कुछ उपनाम उनके साथ जुड़ते जाते हैं। तो वो वही चीज़ें बापू के साथ रही। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी सब देख रहे हैं कि बापू के जो रिश्ते रहे देश के, जो ख्यातनाम जो पॉलिटिशियन है, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो, स्वर्गीय लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती के तो वो बहुत करीबी रहे। उमा भारती की गुड लिस्ट में वो थे, क्योंकि जब उमा जी सीएम प्रोजेक्ट हुई थी मध्य प्रदेश में पहली बार, तो उन्हीं की पसंद से उनको विधायकी का टिकट यहाँ से उनको मिला था। तो वो तीसरी बार के विधायक जिलाध्यक्ष रहे। इसके अलावा वे ऐसे विधायक हैं जिनको समूचे प्रदेश में जाना जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में बापू की अपनी पहचान है और वो एक अपने भाषण के लिए भी जाने जाते हैं। एक ज़माना था जब स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी जो है वो उनकी इस वाक्पटुता के लिए वो जाने जाते थे, उनके भाषण के लिए जाने जाते थे। तो ये सीट जो थी जहाँ से बापू चुनाव लड़े, ये स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी की विरासत थी। और आप ये देखिए कि शिवाजी को भी
देश के तमाम सीनियर पॉलिटिशियन जानते थे, ख़यात नाम पॉलिटिकल लोग जानते थे। तो बापू ने कहीं ना कहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो विरासत में सीट उनको मिली और जैसा प्रतिनिधित्व इस सीट का स्वर्गीय शिवाजी ने किया था, बापू भी उसी लाइन पे जाते हुए दिखते हैं। उसी तरह की वो एक पहचान अपनी प्रदेश में बनाते दिखते हैं और इसी तरह से उनका जो है तो उनका ऊपर तक उनका एक जुड़ाव नज़र आता है। नवीन मुस्तफा जी, फ़ोटो पर बात की जाए, जिस तरह आपने कहा कि पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरह की तस्वीरें हैं, कि कौन से नेता उनके साथ किस तरीके से मौजूद है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। अगर बात की जाए तो वीडी शर्मा जी दिख रहे हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और बापू दिख रहे हैं, और साथ में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिख रहे हैं और वे जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस तरीके यहाँ पे आपको राष्ट्रपति कोविंद नज़र आ रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद नज़र आ रहे हैं, जो सांसद है, फायर ब्रांड नेता है उत्तर प्रदेश के, सीएम शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिए स्वामी धर्मेंद्र प्रधान जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्कुरा के बापू उनके गले लगे हुए हैं। तो एक उनका जो अंदाज़ है लोगों से मिलने का, जो टूट कर मिलते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही नवीन में कहूँगा कि बापू का जो बहुत भक्ति भाव वाले नेता है, वो उनकी ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो मंदिरों में दिखती है और ख़ास तौर पे वो बालाजी के भक्त हैं। और जैसा आपको पता होगा कि अभी आज उनका जन्मदिन है, तो इस समय वो अपने समर्थकों के साथ जमुनिया बालाजी की तरफ गए हैं। वहाँ पर वो मंदिर में दर्शन करके आज अपने जन्मदिन की वो शुरुआत करने वाले हैं। तो वो यहाँ जब आएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो ये तस्वीरें जो बता रही है कि किस तरह से वो माँ भादमा माता के भक्त थे। अक्सर माता जी वो जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। आडवाणी जी के साथ भी उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, राजमाता सिंधिया के समय आप देखिए कि जब वो बेहद कम उम्र के हुआ करते थे, तब उनकी वो तस्वीर उनके साथ है। और ये अभी हाल ही की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के साथ वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो एक जैसा नवीन एक घुटा हुआ जो राजनीतिज्ञ होता है, एक पूरा मतलब तपा हुआ जो राजनीतिज्ञ होता है, वैसा अंदाज़ जो है दिलीप बापू का है। वो जिस तरह से वो हर मतलब सभी सर्वगुण संपन्न जिसे कहा जाएगा, कैसे पब्लिक के अंदर बात करनी, कैसे जो है तो प्रशासन के अंदर बात करनी, कैसे अपनी बात मनवानी, कैसे सरकार के अंदर अपनी चीज़ों को लेके लड़ना। देखिए अभी हाल ही में आप देखिए मेडिकल कॉलेज का जो मामला आया, उस मामले को लेके वो लगातार संघर्ष करते नज़र आए और आखिरकार जो है कलेक्ट्रेट के आगे जो जगह है वहाँ पे वो स्वीकृति उसको मिली है। अब इंतज़ार इस बात का है कि वो उसका शिलान्यास हो और मेडिकल कॉलेज की नींव जो है वो रखी जाए। तो कुल मिलाकर के एक लंबा एक तपस्या के बाद एक वो निकले हैं, एक लंबी इनिंग जो है उन्होंने खेली है। और इस समय जो है तो वो उसी एनर्जी के साथ, जैसा मैंने उनको फुटबॉल खेलते हुए देखा, जैसा मैंने उनको छात्र राजनीति में देखा, जैसे मैंने उनको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की जो बैठ के लेते गाँव में देखा, मोटरसाइकिल के ऊपर घूम के गांव धाणी धाणी जाते देखा, तो वैसा ही एक एनर्जी, वैसा ही एक जज्बा दिलीप बापू में नवीन अभी दिखाई देता है। मुस्तफा जी, जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा, अगर बात की जाए जिस तरह की तस्वीरें, क्योंकि अधिकतर राजनीति में तस्वीरों की बात की जाए, तस्वीरें बहुत से नेता खिंचवा लेते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं का मिलन जो उनसे हो रहा है, दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं रिश्ते भी बड़े मजबूत जो है ऊपर तक बापू ने बना रखे। इसे आप मानते हैं? देखिए, दिलीप बापू के आचरण की एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही ख़ास बात यह है कि जब कभी वो जिससे मिलते हैं तो बहुत टूट कर मिलते हैं। आप खुद ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आपसे भी जब मिले होंगे तो उनका सीधा तरीका जादू की झप्पी, वो गले लग के मिलते हैं। तो एक ऊर्जा होती है जो हमारे जो वाइब्रेशन पैदा करती है, जब आप किसी से मिलते हो तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है मुझसे बेहद आत्मीयता से मेरे करीब आ रहा है। तो दिलीप बापू का भी वही अंदाज़ है। तो जब वो बड़े नेताओं से, और चूँकि संगठन का काम करते रहे वर्षों से,
तो उनकी शोहरत तो है, खासी शोहरत है, और उनको हर व्यक्ति पहचानता भी है कि मालवा के हिस्से के अंदर एक कार्यकर्ता ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का, संघ का, जो रात और दिन काम करता है। तो उस शोहरत के कारण जब कोई नेता उनसे मिलता है तो वो भी बहुत प्रेम से मिलता है। और फिर बापू जिस तरह से उनके सामने वो खुद मिलते हैं, उतने टूट कर मिलते हैं, एक दिल की गहराइयों से मिलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है, उनको एक टच करता है। तो वो एक स्वभाव जो है दिलीप बापू का रहा है। जी नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो मुझे एक आपकी पत्रकारिता से और उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल याद आ रहा है कि कभी आपके और उनके बीच में ऐसा कोई वाक़या रहा हो कि उन्होंने आपसे कहा हो कि मुस्तफा जी मैं राजनीति शुरू कर रहा हूँ, या फिर आप मेरा सहयोग कीजिए, आप जो है, क्यों आप पत्रकार थे, आपको भी सब जानते हैं, तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई कोई खबर के लिए कभी उन्होंने आपसे कहा हो, ऐसा कोई वाक़या आपके लिए? नहीं, मुझे नवीन सच यदि बात की जाए तो इतने लंबे उनके राजनीतिक जीवन की मैं बात करूंगा तो कभी उन्होंने मीडिया से इस तरह का मोह नहीं पाला, और ना ही वो कभी इस बात के इच्छुक रहे कि उनकी कोई ख़बर दिखाए, उनका कोई इंटरव्यू दिखाए, या उनकी किसी तरह की कोई न्यूज़ छाप दे, या कोई प्रोपेगेंडा खबर जिसे कही जाती है। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन रहे, जो दिख रहा है सामने है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो वो कभी मैनिपुलेशन की में बिलीव उन्होंने नहीं किया कि हम ऐसा लिखवा देंगे, ऐसा छपवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। हमेशा वो इस तरह की बात करते रहे कि जो है वो ये है। तो और ना कभी मैंने देखा उनको कि उन्होंने मीडिया से कुछ उम्मीद रखी हो कि इसको ऐसा नहीं और ऐसा। और मेरी 30 साल की पत्रकारिता और उनका भी जो पॉलिटिकल करियर है 35 साल का से ज़्यादा का होगा, तो इस दौरान मैंने उनको देखा कि मुझे कभी उन्होंने इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं किया कि मैं उनकी कोई ख़बर बनाऊं या कोई इंटरव्यू करूं या कुछ उनके लिए कुछ खास किया जाए। बस वो अपना काम करते रहते हैं, जो सेवा कार्य उनको करना है। और वो बार बार एक ही बात भी कहते हैं कि चरे वेती, और भाई चलते रहो। तो आज चलते रहो करते हुए आज वो इस मुकाम पर नवीन आ चुके हैं। तो जिस तरीके से माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने जिस तरीके से अपना छात्र राजनीति से जिस तरीके से करियर शुरू की थी और करियर शुरुआत की थी, उससे लेकर जिस तरीके से आज यहाँ पे उससे लेकर हमने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, और आज वे धीरे धीरे चरवेती करते जो है आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं। और हमने जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने बताया कि वे उनके साथ लगातार उनकी छात्र राजनीति से लेकर अभी तक उनकी हर एक कदम को उन्होंने देखा है, बेहद करीबी से देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से वे नेताओं के संपर्क में रहते थे, किस तरीके से उन्होंने जो है बजरंग दल से वीप से राजनीति शुरू की थी, और आज वे जो है विधायक तक हैं। और साथ ही जिस तरीके से उनके रिश्ते की बात की जाए तो रिश्ते को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके तमाम मंत्री और विधायक हुए या मंत्री हुए या फिर प्रधानमंत्री हुए, उनसे भी बेहद करीबी से उनके रिश्ते हैं, उसी के लेकर जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम माननीय विधायक जी से बात करेंगे। तो अभी हमने और वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने जिस तरीके से जीवन परिचय पर उनके राजनीति कैरियर को लेकर राजनीतिक छात्र राजनीति से लेकर जिस तरीके से चर्चा करी और तमाम उन मुद्दों को भी बताया आपको किस तरीके से माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी। और साथ ही बात की जाए तो बेहद करीबी से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने उनको देखा है, उनका हर एक जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ते गए उन पर भी चर्चा करते हुए देखा था। अब हमारे साथ मौजूद है माननीय विधायक जी दिलीप सिंह परिहार जी, साथ ही मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज उनको बधाई देने पहुँचे हैं। सबसे पहले तो विधायक जी को हमारे वॉइस की नेटवर्क की तरफ से बधाई देते हैं। साथ ही बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही माननीय हमारे साथ मौजूद विधायक जी के साथ साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी भी बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको एसएमपी की तरफ से बधाई। अगर बात की जाए तो आपको बजरंगी और बापू के नाम से क्यों जाना जाता है? मैं वाइस ऑफ एमपी भाई मुस्तफा जी और पाटीदार नवीन जी को बधाई धन्यवाद देता हूं हृदय से कि मेरे जन्मदिन पर आपने शुभकामनाएं दी और आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से ही शून्य से ऊंचाइयां छुए। निश्चित ही राजनीति में अचानक ही आए, संघ का, विद्यार्थी परिषद का, बजरंग दल में समाज सेवा का, महापुरुषों की जयंती मनाने का ये कार्यक्रम किया करते थे। 2003 में अचानक परिवर्तन हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में मुझे भेज दिया। मैं तब जीरन में था
और जैन मंदिर के बाहर ही था और वहाँ किलेश्वर दर्शन करने जा रहा था और वहीं टीवी पे घोषणा हुई थी कि आपको टिकट दे दिया गया। नीमच में आया धोख दे के वहाँ से, तो नीमच में युवा लड़के खड़े थे ढेर बारादरी पर। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उम्मीदवार बनने के बाद इतना जनसेवा उभरता है। तो नौजवान बिल्कुल कंधे पे उठा के और बाज़ार में निकल गए और चुनाव प्रचार चालू हो गया। जनता जहाँ भी जाता था तिलक लगाती थी, नोट देती थी, वोट देती थी। और चुनाव में जब परिणाम आए तो लगभग 25,000 वोटों से जनता ने मुझे पहली बार जिताया। मैं जनता का ऋणी हूँ। और श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, बीच में अस्वस्थ थे और वो एकदम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संगठन ने उनको टिकट दिया और हमने उनकी सेवक बनकर उनका काम किया। वो विधायक बन गए और फिर जनता के काम में लग गए। संगठन ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनो, तो संपत लाल जी पटवा साहब हमारे वरिष्ठ थे, उनकी जगह मेरे को जिला अध्यक्ष बना दिया। फिर वापस उनने काम करते रहे। जब चुनाव आए तो संगठन में फिर जिला अध्यक्ष का पद दे दिया। ऐसे बीच में बेहुदादा अन्य लोग बने और बीच में फिर मुझे वापस भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार जिला अध्यक्ष बना दिया। चुनाव आया तो फिर वापस टिकट दे दिया। अब ये है पार्टी की रीति नीति कि छोटे से कार्यकर्ता को संगठन में किस प्रकार से तराशते हैं, वो तराशने का काम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया। वो जनता का स्नेह तो सदैव बना रहता है, जनता का आशीर्वाद रहे और मैं भी यही चाहता हूँ कि उनकी सेवा जीवन भर करता रहूँ। ये जो शरीर है वो ये जनता के लिए ही है, जब तक चले तब तक जनता की सेवा में रहे, यही कामना। एक ख़ास बात है कि नीमच जो सीट है विधानसभा की, स्वर्गीय खुमान सिंह जी शिवाजी की विरासत आपको मिली और वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको पूरे देश में जानते थे। अभी हमने यहाँ देखा और मैंने आपको करीब से भी देखा है कि कहीं ना कहीं आपने खुमान सिंह जी शिवाजी की उस विरासत को आगे बढ़ाया। आप भी एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं और पूरे प्रदेश में आपकी एक अलग पहचान है। तो मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि 2003 में जब आप सक्रिय राजनीति में आए, उसके पहले आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमते थे, संगठन का काम करते थे, संघ की शाखाएं लगाते थे। तो पहला दिन समाज सेवा का कब से शुरू हुआ आपका? मैं वैसे खिलाड़ी भी रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के जगन भैया उस्ताद थे हमारे, तो अखाड़े में भी जाते आते थे। और उसके बाद पहला दिन हमारे शहीद बगीचे में शाखा लगती थी संघ की, और उस संघ की शाखा में मुझे शशिकांत जी, गोयल साहब और यूनिवर्सिटी के हमारे वरिष्ठ लोग मुझे संघ की शाखा में ले गए और वहाँ हमारे प्रचारक जी थे और वहीं से शुरुआत हुई। खेल खेल में राष्ट्र भावना जागृत हो गई और राष्ट्रीय कार्य में लग गए। उसके बाद जब युवा अवस्था में आए तो गौ माता की सेवा के लिए लग गए। कोई कसाई गौ माता को ले जाता था काटने तो उससे बचाते थे और गौशाला में छोड़ने का काम करते थे। धीरे धीरे सामाजिक कामों में लग गए। महापुरुषों की जयंती मनाना, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, होली, दिवाली, हनुमान जयंती, रामनवमी मनाना और यूनिवर्सिटी में जितने भी त्यौहार बनते हैं हिंदू मुसलमान के, उनमें शामिल होना। एक ये परंपरा सी रही है, गांव का वातावरण था वहाँ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ गए। इमरजेंसी के बाद जब मैं वापस से 75 के बाद जब मैं 77 में जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे कक्षा प्रतिनिधि छात्रों ने चुना और मैं वहीं से राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। खेलने में मैं अच्छा था, अंतर विश्वविद्यालय तक मैंने फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया और एथलेटिक्स में दौड़ने जाता था। और रघुइया जी एनसीसी में थे तो एनसीसी में भी जाता था, तो वो मुझे खिलाने भी ले जाते थे और इस प्रकार से धीरे धीरे चलने के बाद अचानक जब मैं एमए में था फर्स्ट ईयर में तो एक सब छात्र बोले मेरे से कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चुनाव में तो बड़ा पैसा लगता है और कैसे लड़ेंगे अपन, तो बोले नहीं लड़ना। मेरा उनका उपाध्यक्ष के लिए फार्म भर दिया। तो भाई भरत वर्मा, आलोक गोयल और जयसवाल 3-4 जने यहाँ उम्मीदवार थे और 35 रुपये हमारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे किए, कार्ड छपवाए और एक की जीप ले आए और यहाँ विजय टाकी चौराहे पे। और जब वोट की पेटी खुली तो मुझे नीमच जो कॉलेज है अपना पीजी कॉलेज, इसमें सबसे ज़्यादा वोट छात्र बहनों और भाइयों ने दिए मुझे और मैं सबसे ज़्यादा वोट से उपाध्यक्ष बना। फिर उस समय विद्यार्थी परिषद, क्रांतिकारी पैनल और इनमें एनयूसी में झगड़े चलते थे। तो इस प्रकार हम सिद्धांतिक लड़ाई लड़े और चंद्रेश हेरन वहाँ
कॉलेज के छात्र अध्यक्ष थे, तो हमने उनको हटाकर दिनेश गोयल और मैं कुछ कार्यवाहक अध्यक्ष बन गया। फिर धीरे धीरे चलते रहे। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने लगे। शालिग्राम जी तोमर हमारे संगठन मंत्री थे, वो मुझे बनासा में ले गए। धीरे धीरे कैंपों में जाने लग गए, फुटबॉल खेलने लग गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे संघ का काम किया। विद्यार्थी परिषद के बाद मुझे गुलाब चंद जी खंडेलवाल दादा भाई और हुकुमचंद जी साहुला जी मुझे विश्व हिंदू परिषद की उधर ले गए। और हम देखते हैं अपने रामेश्वर जी मारू, कारूलाल सोनी और ये मंदसौर में काम करते थे, एक ही ज़िला हुआ करता था। तो मेरे को बजरंग दल का सहसंयोजक, बजरंग दल का संयोजक बनाया ज़िले का, और फिर मैं ज़िला संयोजक बना, विभाग संयोजक बना, प्रांत में काम किया और बजरंग दल के कई आंदोलनों में भाग लिया। जैसे अमरनाथ में जब आतंकवादियों ने बोला था कि वहाँ बम वर्षा होगी, तब मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को 1200 लोगों को यहाँ से लेकर अमरनाथ गया। वहाँ बर्फ़बारी हुई, मुस्लिम परिवारों में मैं रुका और जिंदों को बर्फ़ में डाल दिया था। उसके बाद अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई, भय ख़त्म हुआ और उसके बाद हम कई कार्यक्रम हुए। त्रिशूल दीक्षांत समारोह हुआ, इलाहाबाद, उज्जैन में कुंभ और अनेक कार्यक्रमों में उधर काम करता रहा। काम करते करते एक दिन अचानक ही संघ के मेरे को बजरंग दल का संयोजक बना रहे थे प्रदेश में, सहसंयोजक तो हमारे शशिकांत जी फड़के जी थे। उनने कहा कि आप कहाँ बेटा, तेरे परिवार में भी जवाबदारियाँ हैं, बहनों की शादी करना है, इसलिए आप इस बजरंग दल के काम को छोड़ के उस संघ में काम करो। तो मुझे प्रचार प्रमुख बनाया। फिर उनने मेरे को प्राथमिक वर्ग भी कराया, कोठेकर जी स्वर्गवासी हो गए, वर्गाधिकारी भी बनाया वहाँ, और मेरे को धीरे धीरे तराशने का उनने काम किया। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष उनने कराया और कराने के बाद में जो मुझे संस्कार देना थे उन लोगों ने मुझे दिए, और उन संस्कारों की वजह से मैं कोई भी आता है तो उनकी सेवा करने का मन में भाव है कि मैं सरकार की योजनाओं का उनको लाभ दिलाऊं, उनसे स्नेह से मिलूं, उनका आशीर्वाद लूं, उनकी कोई समस्या है तो मैं समाधान करूं। तो इस प्रकार 2-2, 3-3 बार जनता ने मुझे चुन दिया। दिलीप जी, ख़ास बात आपने कही जो खेलों को लेकर के, खेलों के बेहद करीब आप रहे, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और शहर ने आपको खेलते हुए भी देखा। राजनीति और खेलों में क्या फ़र्क लगता है? खेल को खेल भावना से खेलते हैं और ना हार है ना जीत है, हार को भी हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। और जहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, संघ में, बजरंग दल में या विश्व हिंदू परिषद में, वहाँ हम देखते हैं कि सात्विक प्यार है, वो काम का आधार होता है। और समाज की सौम्य शक्ति में हम लोग काम करने जाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में मालूम नहीं पड़ता है कौन क्या है। राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ, राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कह सकते हैं फिसलन भरा मार्ग है। यदि आप संभल के नहीं चलो तो डगमगा के नीचे गिर जाओ। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में संभल कर, सतर्क रहकर चलना पड़ता है और साथ वालों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। और संगठन ने जो हमें संस्कार दिए हैं उस आधार पर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये लेकर चलते रहते हैं। और जी, जब राजनीति की शुरुआत आपने की थी वो एक अलग ज़माना था और आज का दौर अलग है। जैसा आपने कहा कि राजनीति का मार्ग फिसलन भरा है, तो आपके नज़रिए से क्या फ़र्क लगता है? ये फ़र्क लगता है कि राजनीति में लोग निपटाने के लिए मातृशक्ति का उपयोग करते हैं। राजनीति में निपटाने के लिए आपके ऊपर कई प्रकार के ब्लेम लगाते हैं। राजनीति में काली कोठड़ी है, उसमें आप अगर स्वच्छ निकल सकते हैं तो निकलना चाहिए। और हम इन सब चीज़ से बचते हुए सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। उतार चढ़ाव आता है, कभी राजी नाराज़ी भी होती है, मगर सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है, जो संगठन ने हमें दिया, उस भाव के आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं। दिलीप जी, आपकी एक ख़ास बात मैंने देखी कि आप शुरुआत से ही हिंदूवादी नेता रहे। संघ में काम किया, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में। लेकिन मैं देखता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक वोट है उस पर आपकी खासी पकड़ देखता हूं मैं। और आपसे पहले इस इलाके में कोई ऐसा पॉलिटिशियन बीजेपी में मुझे नहीं दिखता है जिसकी अल्पसंख्यक वोटों पे इतनी पकड़ हो। इसके पीछे क्या कारण है? मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, ये जो भाव है ये हमें संघ की शाखा में दिया है। और आज भी राष्ट्रभक्त जो हमारे जावेद भाई है, शकील भाई है, अनेक कार्यकर्ता हैं जो अल्पसंख्यक बंधु हैं, वो लगातार जब भी चुनाव आते हैं मेरे लिए काम करते हैं। उनकी पूरी टीम काम करती है। और आप देखते होंगे जब मैं शमशान का विकास करता हूं तो कब्रिस्तान का भी विकास करता हूं। यदि मैं बालाजी के यहाँ पैसा लगाता हूं तो साबुद्दीन बाबा के यहाँ भी पैसा लगाता हूं। चर्च में भी यदि कोई आवश्यकता है तो लगाते हैं। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले, हम भारतीय हैं और हिंदू हैं। मतलब पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, कोई नमाज़ पढ़े, कोई मंदिर में जाए,
कोई चर्च में जाए, ये अलग हो सकता है विषय, मगर भाव सबका एक है। और हम सब इसीलिए हमें, और जितनी सरकार की योजनाएं हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति के आधार पर नहीं बनाई, न धर्म के आधार पर बनाई। मकान अगर मिलेगा तो हिंदू को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा। 5 लाख का इलाज होगा तो वो सब व्यक्ति का होगा, कोई भी गरीब होगा उसका इलाज होगा। तो ये आप ये देखो कि मुख्यमंत्री कन्यादान हो, निकाह योजना हो, इनमें जितनी सरकार भी ये सोचे कि गरीब का उत्थान हो, जाति धर्म के आधार पर एक योजना ही नहीं बनती है, और वो सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है। और मैंने देखा है कि मुस्लिम बंधु भी लगातार मेरे से, मतलब मेरी नीति रीति से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और जो मूल है वो मैं आज भी अभी सबसे पहले उठा, आराध्य देव मेरे हनुमान जी महाराज है, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो हमें भी जनता की सेवा किए बिना हमें भी कहाँ विश्राम। सबसे पहले उठा, भगवान की पूजा घर में की, माता पिता के तस्वीर को धोख दिया, यहाँ से लोगों की दुआएं स्वीकार करके सीधे जमुनिया बालाजी गए। और जमुनिया बालाजी बचपन से ही जाता था मैं। और मैं जब 2003 में चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे कहा था कि आपने तो जमुनिया बालाजी बनाने की घोषणा कर दी है, आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। मैंने कहा बालाजी जाने, अभी काल भैरू गए, वहाँ गए, जहाँ कोई बुलाता है। अभी हम साबुद्दीन बाबा की पुलिया निर्माण कर रहे थे उस दिन, उन्होंने कहा वहाँ चलो, वहाँ चलिए। तो मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता है, यही है कि सेवा का भाव है। उस सेवा के भाव की वजह से सभी लोग हमें स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। दिलीप जी, ये 40 साल से ज़्यादा का जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है, इसमें सबसे ज़्यादा डर कब लगा आपको? भय ऐसा नहीं लगा कभी, भयभीत हुआ हूँ मैं। चाहे राम जन्मभूमि पे मैं वहाँ गया हूँ या अमरनाथ गया हूँ जहाँ बमबारी होती थी, आतंकवादी, भय कभी नहीं रहा मन में। और चाहे अयोध्या ढांचे पे गया हूँ, वहाँ से गिरा हूँ या कार सेवा कर रहा हूँ, तब भी भय नहीं रहा। कई बार मतलब 5 बार मौत मेरे सामने से गई है। मतलब गोली चल रही है, मैं निकल रहा हूँ, नाना विश्वकर्मा को मैं आगरा जेल से छुड़वा के ला रहा था, गोली चल रही तो भी हम भाग रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, पर भय नहीं रहा। नहीं जाने क्यों, या तो संस्कार है या सब लोगों का आशीर्वाद है, तो भय कभी मन में नहीं रहा। जीत हार ये सब चलती रहती है, उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं, और मन में इतना आत्मविश्वास रहता है कि हम सही हैं, इसलिए सही मार्ग पर कोई सही काम कर रहे हैं, इसलिए भय नहीं आता है। एक और बात नवीन जो देखी होगी कि बापू हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था। तो बापू मतलब गुस्से में क्यों नज़र नहीं आता? नहीं, गुस्से में तो आते हैं। मैंने अपने स्वभाव को पलटा है। मैं मूल स्वभाव जब मैं था, जब बजरंग दल में काम करता था, तो लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा ऐसा है, जबकि मैंने अपने मूल स्वभाव को पलटा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, यदि हम, और फिर मैंने संगमा जी जो लोकसभा अध्यक्ष है उनसे कुछ सीखा, PM संगमा जी से। जब वो भोपाल में विधानसभा में आए थे तो उनने मेरे से कहा कि, मैंने कहा आप बहुत अच्छे लगते हो, मुस्कुराते रहते हो, तो मैंने कहा कि क्या राज है इसमें? बोले जनता यही है, यही वोट देती है, यही अंडे टमाटर फेंटती है, यही कंधे पर बिठा के माला जुलूस निकालती है, और यही अपने घर पर घेरने आ जाती है। इसलिए इसी जनता से अपने को मिलना है, यही जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। तो इसलिए हम भी मुस्कुराते रहते हैं। दिलीप जी, कौन नेता आपका आदर्श पॉलिटिशियन रहा है? नहीं, आदर्श तो मेरे कॉलेज में था तो स्वामी विवेकानंद रहे। और मैं उस समय जब कॉलेज में गया था तो मुझे एक चित्र दिया था, सुशील गुप्ता जो जज साहब रहे हैं, वो विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, सुरेश शर्मा जी। तो मैं खेलने में जाता था, पढ़ने में ठीक नहीं था, तो एक चित्र दिया था उनने स्वामी विवेकानंद का। उस चित्र पे लिखा हुआ था, मेरे साहसी युवकों युवतियों, या विश्वास रखो कि आप ही सब कुछ हो, महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, चाहे व्रज भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वो जो स्लोगन था वो मेरे जीवन का आदर्श बना, और तब से ही मैं चरेवेती चलते रहे। राजनीति में हम देखते हैं आदर्श कई लोग हैं जो संपर्क में आए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक लोग हैं जो दीनदयाल जी के मार्ग पर चल रहे हैं। उनको देख देख के हम लोग सीखते हैं और जनता की सेवा करने का काम करते हैं। कार्यकर्ता कहते हैं कि बापू लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कुछ कहते हैं कि बापू मंत्री बनेंगे, आपकी क्या महत्वाकांक्षा? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। संगठन जो चाहे वो जहाँ चाहे मेरा उपयोग करे, जहाँ चाहे मुझे भेजे, मैं सहर्ष करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई राजनीति में पद की लोलुपता कभी रखी नहीं है।
और ना ही संगठन अगर जैसा चाहे जहाँ रखे वहाँ हम रहने को तैयार और प्रसन्न रहेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में जनता का स्नेह बना है और बना रहेगा। आज चुनाव आते हैं, लड़ते हैं, जनता हमें स्नेह प्यार देती है, जिताती है और भोपाल भेज देती है। भोपाल जाते हैं, करोड़ों रुपया लाते हैं, नीमच की चौपाल पे खर्च कर देते हैं। ये क्रम है, ये क्रम हमें करना चाहिए। ये तो चलता रहेगा, मंत्री बनना, सांसद बनना, विधायक बनना, कुछ भी बनो मगर जनता के दिलों में रहो। बापू, वॉइस ऑफ एमपी के दर्शक जानना चाहते हैं कि बापू ने कितने बसंत पार कर लिए, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस से उम्र का प्रभाव नहीं दिखता है। मैं वैसे मेरा जन्मदिन जून को है और उस दिन हम बालाजी जाते हैं, भोग देते हैं और जन्मदिन सिंपल मना लेते हैं। साल में 4-6 बार आपका जन्मदिन आता है? दो बार। जो ओरिजिनल प्रकटीकरण जब हुआ था तो मेरी माँ ने कहा था कि अमावस के दिन 17 जून के दिन थारो जन्म हुआ, और वो भर्ती नहीं होते थे स्कूल में, तो 1 साल ज़्यादा बढ़ा के और भर्ती कर दिया, 57 के जगह 58 कर दिया और 17/12/57 को जन्म हुआ। जो मार्कशीट में फार्म भरा तो उस दिन अखबारों में आया, तो उस दिन से जन्मदिन मनना चालू, मित्र और शुभचिंतक बधाइयाँ देने लग गए, हम ये कार्यक्रम करने लग गए। तो आज जो स्कूल की मार्कशीट वाला जन्मदिन है आज, और वही जन्मदिन सब दूर चल रहा है, रिकॉर्ड में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रभारी सब उसी पे बधाई देते हैं, यहाँ जनता भी उसी पे बधाई देती है। यदि आज के जन्मदिन की बात करें तो अभी किस बड़े व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आ चुका है बधाई के लिए? नहीं, अभी हमारे सांसद जी का फ़ोन आया है, और भी हमारे विधायकगण ने, ओम जी से कल बात हुई थी, और भी हमारे माधव जी हैं, इन लोगों के आए हैं। अब अभी जिनका भी मैंने भी मोबाइल दूसरों को डायरेक्ट, अभी तो मैं संपर्क में हूँ, तो मोबाइल उधर है और मैं जनता के बीच में हूँ, तो जिनका भी बधाई। शहर में उत्सव जैसा माहौल लग रहा है, बैनरों से शहर पटा हुआ है, तो नहीं, क्या कोरोना काल से जो एक लोगों की भावनाएं रुकी हुई थी एक जन्मदिन मनाने की, तो ऐसा तो नहीं कि आज सब खुल के कार्यकर्ता आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने लगा रखा, कृपया कोरोना के नियमों का पालन करें। मैं भी अभी जो लोगों की फीलिंग्स दबी हुई थी इतने, हाँ, वो इतने समय से मिलना जुलना होता है, लोगों का स्नेह रहता है। बहुत दिन हो गए बापू से मिले नहीं, तो चलो अब बालाजी गया, नीमच सिटी में उनने नाश्ता रख दिया, चौराहे पे जाम हो गया। अब वो वहीं खेले थे, बापू वहीं के हैं, दिलीप बापू, तो उनने कोई कहाँ ले जा रहा, कोई कहाँ ले जा रहा। ये जो आनंद है, ये आनंद जनता से ही मिलता है, और उनसे मिलके मुझे मन का सुख मिलता है, और वो मन का सुख पैसे, धन, दौलत, पद से नहीं मिल सकता है। और उसी को लेने के लिए हम ये कभी अब कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, कभी सुंदरकांड कर लिया, कभी खाटू श्याम जी की संध्या कर ली, अपने लोग आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं उनके कुछ काम हो तो हम भी करें, उनसे बातचीत करें, उनसे लगातार संपर्क में बने रहें। तो ये थे जनता के चहेते बापू, जिनको आपने सुना। आज उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन के इस मौके पर मैं दिलीप बापू को 2 लाइनें कहना चाहूँगा। तो तुझको यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, तुझको यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, एक खुदा रखता हूँ एक ना खुदा के साथ। क्या बात है। तो ऐसे हमारे विधायक दिलीप बापू है, और जैसा मैंने कहा कि चरेवेती चलते रहो की तर्ज पे वो चल रहे हैं, लगातार हम उनको देख रहे हैं। और आज उनके जन्मदिन पे हम ये प्रेयर करते हैं कि वो ऐसे ही चलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और आम लोगों के सेवा कार्य वो करते रहे। एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी, नवीन पाटीदार जी, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। आपको हमारी खबरें अच्छी और सच्ची लगती है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और डिजाना केबल नंबर 122 पर आप हमारी चैनल को देख सकते हैं, हमारी तमाम खबरों को देख सकते हैं। ये था अब तक का अपडेट, और इस तरह के अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आओ चाय पिए।